तो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल, और ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंप्राइज करता है। तो सबसे पहले आती है सेल बॉडी। जैसे सबसे पहले आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस, सराउंडेड होता है बाय द साइटोप्लाज्म। ये एसेंशियल ऑर्गेनल्स, इसके पास एसेंशियल ऑर्गन होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीसल्स ग्रेन्यूल्स। ओके, और फंक्शन इसके दो होते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। इनके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये सिंथेसाइज कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स और अदर प्रोटीन्स। ओके, और मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स। फिर बात करते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। सो डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं, ट्री लाइक एक्सटेंशन होती है ऑफ द बॉडी। इनके भी दो फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इंटीग्रेट इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स, और ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सॉन। लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये कवर होता है माइलिन शीथ इन सम न्यूरॉन्स। ओके, इसके फंक्शन की बात करी इसके फंक्शन की बात करी जाए तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एक्शन पोटेंशियल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, आगे बात करते हैं सिनेप्टिक नोब्स एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द एक्सॉन्स एंड, कंटेन करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स फिट विद न्यूरोट्रांसमीटर। फंक्शन की बात करें तो फैसिलिटेट करते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर। तो फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले नर्व सेल बॉडी की बात करते हैं। तो ये क्या करती है? मेटाबॉलिक एंड सिंथेटिक सेंटर फॉर द न्यूरॉन होता है ये। इंटीग्रेट करती है सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड इनिशिएट करती है एक्शन पोटेंशियल। फिर आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? रिसीव सिग्नल करते हैं फ्रॉम सेंसरी इनपुट्स और अदर न्यूरॉन्स, इंक्रीज करते हैं रिसेप्टिव सर्फेस एरिया ऑफ द न्यूरॉन। फिर आता है एक्सॉन। ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रैपिडली अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, और फैसिलिटेट करता है सिग्नल प्रोपगेशन वाया सॉलिडरिटी कंडक्शन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिनेप्टिक नोब्स। ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन टू इफेक्टर कम्युनिकेशन, रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर टू प्रोपगेट सिग्नल्स। फिर आते हैं अगले टॉपिक के पास, जो कि है माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व्स। ओके, तो सबसे पहले आते हैं माइलिनेटेड नर्व्स। एक्सॉन सराउंडेड होते हैं बाय माइलिन शीथ फॉर्म बाय श्वान सेल्स इन द पीएनएस और एलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द सीएनएस। माइलिन शीथ होती है इंटरप्टेड एट इंटरवल्स by called node of Ranvier। faster communication, faster conduction of nerve impulses, solidarity conduction बोलते हैं। found in motor and sensory pathways is requiring rapid responses। ओके, और अब नेक्स्ट बात करते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व्स के बारे में। ये करते हैं लैक करते हैं माइलिन शीथ और हैव इनकम्प्लीट इंसुलेशन। स्लोअर कंडक्शन होता है ऑफ इम्पल्सेस में, फाउंड होते हैं इन ऑटोनॉमिक एंड स्लोअर रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं बिटवीन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बात करते हैं बिटवीन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व्स के बारे में। तो मायोजेन, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, थिंक कुछ ग्लिच आ गया है। हाँ, सो डिफरेंस की इसकी के लिए हम एक टेबल, अच्छा, सो डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ साइड में लिखते हैं माइलिनेटेड वर्सेस अनमाइलिनेटेड नर्व्स के बारे में। तो इसमें बोलेंगे
कि फास्ट कंडक्शन होता है, फास्ट कंडक्शन स्पीड, जिसे कहते हैं हम सोल्टेटरी कंडक्शन। और यहाँ फास्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्लो होगा, और इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। बात करें तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बात करें तो यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और यहाँ पर एब्सेंट होती है। और नोड्स ऑफ रणवीर जो होते हैं, पता नहीं क्या होगा पीछे, यहाँ पर नोड्स ऑफ रणवीर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ओके, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर नोड ऑफ रणवीर प्रेजेंट होते हैं और इस साइड में वो एब्सेंट होते हैं। ओके, सो ये तीन उनके डिफरेंसेस के बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइलोजेनेसिस के बारे में। तो ये प्रोसेस होता है ऑफ माइलिन शीथ फॉर्मेशन। ओके, बिगिंस करता है फीटल डेवलपमेंट और कंटिन्यू भी होता है, कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर बर्थ। ओके, श्वान सेल्स रैप अराउंड करते हैं एक्सोन ऑन पीएनएस, वायर ओलिगोडेंड्रोसाइट परफॉर्म करते हैं ये रोल इन सीएनएस। अप्लाइड यूज की बात करें तो डीमाइलिनेटिंग डिजीज सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो सीएनएस में होती है, और गुलियन बेयर सिंड्रोम पीएनएस इंपेयर करती है नर्व कंडक्शन लीडिंग टू मोटर एंड सेंसरी डेफिट्स। फिर आती है ग्लायल सेल्स की बात। ग्लायल सेल्स प्रोवाइड करती है सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स। इनके टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, रेगुलेट करते हैं आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक। माइक्रोग्लिया की बात करें तो ये इम्यून सेल्स ऑफ द सीएनएस होते हैं, परफॉर्म करते हैं फेगोसाइटोसिस टू रिमूव डेब्रिस एंड पैथोजन। नेक्स्ट आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ इन द सीएनएस, माइलिनेट करते हैं मल्टीपल एक्सॉन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट आती है श्वान सेल्स, फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ इन द पीएनएस, एड इन क्या एक्सॉन रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोट्रोफिन्स। ओके, ये फैमिली ऑफ प्रोटीन्स होती है जो सपोर्ट करती है ग्रोथ, सर्वाइवल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहला इसमें आता है नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ, ये प्रमोट करता है सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। सेकंड आता है ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बीडीएनएफ, सपोर्ट करता है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, लर्निंग एंड मेमोरी। नेक्स्ट आता है न्यूरोट्रोफिन 345, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरॉन सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन एंड एक्सोनल ग्रोथ में। मेटाबोलॉजी में नर्व फाइबर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट दूसरा कलर यूज करते हैं इसके लिए, पिंक। तो मेटाबॉलिज्म नर्व फाइबर की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो सस्टेन आयन ग्रेडियंट्स, डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर एटीपी प्रोडक्शन। मिनिमल एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म होती है ड्यू टू लैक ऑफ ग्लाइकोजन रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हीट प्रोडक्शन इन नर्व फाइबर। सबसे पहले आती है इनिशियल हीट, जनरेट होती है ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू आयनिंग मूवमेंट्स। सेकेंड टॉपिक है डिलीट हीट, रिजल्ट करती है फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रिस्टोरिंग आयन ग्रेडियंट्स, सोडियम पोटेशियम एक्टिविटी। और रिकवरी की हीट की बात करें तो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल आफ्टर सीरीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैं भी ये पहली बार ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ बीडीएस के फर्स्ट ईयर में। आपको ये कैसा लेक्चर लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। तो गाइस, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर्स। तो ओके, नर्व फाइबर एग्जिबिट करते हैं यूनिक physiological properties like they allow them to perform their functions effectively. Okay, peer properties include excitability, conductivity, all or non-response, refractive period और accommodation. Okay, एक मिनट जरा रुको ना दोस्तों। कि सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी की। थोड़ा जरा और जूम इन कर लेते हैं।
एक्साइटेबिलिटी डेफिनेशन की बात करें तो एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। फैक्टर क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर आता है नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV जो क्रूशियल होता है, हाइपर पोलराइजेशन मोर नेगेटिव डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी, और डीपोलराइजेशन लेस नेगेटिव इंक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात करें तो क्या होता है? द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलर रिक्वायर्ड टू elicit an action potential। लोअर थ्रेशोल्ड इंक्रीज क्या करता है? एक्साइटेबिलिटी। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम एक की रोल प्ले करते हैं। इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज करता है एक्साइटेबिलिटी बाय स्टेबलाइजिंग द मेम्ब्रेन, और डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर इंक्रीज करता है एक्साइटेबिलिटी यानी टेटानी जो एक डिजीज होती है। फिर आता है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ आयनिक मूवमेंट्स एंड एक्साइटेबिलिटी। एक्सट्रीम हीट और कोल्ड रिड्यूस करता है एक्साइटेबिलिटी। पीएच लेवल की बात करें तो अल्कालोसिस इंक्रीज करता है एक्साइटेबिलिटी, और एसिडोसिस रिड्यूस करता है एक्साइटेबिलिटी। ड्रग एक्शन की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स एग्जांपल लिडोकेन रिड्यूस करता है एक्साइटेबिलिटी बाय ब्लॉकिंग एनी प्लस चैनल्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल और नन लॉ के बारे में। इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ नर्व फाइबर व्हेन स्टिमुलेटेड बाय थ्रेशोल्ड और सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलर रिस्पॉन्ड करता है विद फुल एक्शन पोटेंशियल। इफ द स्टिमुलस इज सब द थ्रेशोल्ड नो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। इसकी की फीचर है कि एक्शन पोटेंशियल हैज अ फिक्स एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस अबव द थ्रेशोल्ड डज नॉट अफेक्ट द एक्शन पोटेंशियल। एक्सेप्शन की बात करें इन सर्टेन बायोलॉजिकल कंडीशन और ग्रेड पोटेंशियल इन डेंड्राइट्स द रिस्पॉन्स मे नॉट बी फुल्ली कंप्लाई विद द लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टरी पीरियड। डेफिनेशन की बात करें तो द पीरियड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्टिवेशन पोटेंशियल वेयर नर्व फाइबर इज लेस रिस्पॉन्सिव और कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। अब इसके टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिसमें नो एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड रिगार्डलेस ऑफ द स्टिमुलस स्ट्रेंथ, और अकर ड्यूरिंग क्या डिपोलराइजेशन है अर्ली रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये स्ट्रॉन्गर होता है देन नॉर्मल स्टिमुलस और स्ट्रॉन्गर होता है नॉर्मल स्टिमुलस कैन जनरेट एन एक्सटर्नल पोटेंशियल। अकर करता है ड्यूरिंग लेट पोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन फेजेस। इंपोर्टेंस बात करें तो प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल और इंश्योर करता है यूरिनाइजेशन प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्सेस। ओके, तो आगे कंटिन्यू बात करें तो एकेडमेशन की बात करते हैं। ये होती है एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू अडेप्ट स्लोली टू राइजिंग स्टिमुलस विदाउट जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। मैकेनिज्म की बात करें तो ग्रेजुअल डिपोलराइजेशन इनएक्टिवेटेड करते हैं वोल्टेज गड़े सोडियम चैनल्स में मेम्ब्रेन उससे लेस एक्साइटेबल होता है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रिवेंट अननेसेसरी एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट एन इंपल्स अलोंग इट्स लेंथ। ओके, और कंडक्शन अनमाइलेटेड नर्व्स मैकेनिज्म की बात करें तो impulse propagation continues along the entire length of the nerve. Depolarization at one segment cause adjacent segments to depolarize. स्पीड की बात करें तो स्लो कंडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ माइलिन शीथ और फाउंड होती है इन ऑटोनोमिक एंड पेन ट्रांसमिटिंग फाइबर्स में। नेक्स्ट है कंडक्शन इन माइलिनेटेड नर्व। मैकेनिज्म की बात करें तो जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ नरेनवियर टू द नेक्स्ट सॉलिटरी कंडक्शन बोलते हैं इसे। माइलिन शीथ एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर, प्रिवेंट करता है लीकेज। स्पीड की बात करें तो मच फास्टर होता है देन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, फाउंड होता है इन मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स, रिक्वायर करता है रैपिड कंडक्शन। नेक्स्ट है ऑर्थोड्रोमिक वर्सेस एंटीड्रोमिक कंडक्शन। ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन क्या होता है? इम्पल्स ट्रेवल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डायरेक्शन, एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सॉन हिलोक टू सीन ऑफ नोब्स। और एंटीड्रोमिक कंडक्शन की बात करें तो रिवर्स डायरेक्शन होता है, एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इसका एग्जांपल है। बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की तो सॉलिटरी कंट्रक्शन इन माइलिनेटेड फाइबर इज इम्पेयर्ड इन डीमाइलिनेटिंग डिजीज सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आता है एडेप्टेशन। नर्व फाइबर अडेप्ट होती है टू रिपीटेड स्टिमुलाई ओवर टाइम, रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स टू कांस्टेंट स्टिमुलस। समेशन की बात करें तो स्पाशियल समेशन, मल्टीपल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट करते हैं प्रो सिनेप्टिक न्यूरॉन साइमल्टेनियसली। और टेम्पोरल समेशन, अ सिंगल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रिपीटेडली स्टिमुलेट्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इन क्विक सक्सेशन। प्लास्टिसिटी की बात करें तो न्यू फाइबर्स होते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर्म करते हैं न्यू कनेक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और लर्निंग प्रोसेसेस की। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग दिस फिजिकल प्रॉपर्टी इज क्रिटिकल फॉर इंटरप्रेटिंग nerve function, diagnosis neurological disorders and developing treatments such as nerve blocks, drugs, electrical stimulation, and intervention for demyelinated disease. Okay, एक मिनट जरा दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नर्व फाइबर जनरल फीचर्स के बारे में। सो ये क्लासिफाइज होते हैं बेसिस ऑफ देयर डायमीटर, कंडक्शन स्पीड एंड फंक्शन। सो जनरल फीचर ऑफ नर्व फाइबर्स की बात करें
तो लार्ज एक्सॉन्स होते हैं, डायमीटर 13 से 20 माइक्रोमीटर होता है, हाई कंडक्शन स्पीड होती है 80 से 120 मीटर पर सेकेंड। फंक्शन की बात करें तो कैरी करते हैं मोटर कमांड्स और प्रोप्रियोसेप्टिक सेंसरी आउटपुट। स्मॉल एक्सॉन की बात करें तो डायमीटर होता है 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर, स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होती है 0.5 टू 2 मीटर पर सेकेंड। फंक्शन कैरी करती है पेन, टेम्परेचर एंड ऑटोनॉमिक सिग्नल्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एंगर एंड गेजर क्लासिफिकेशन, मोटर एंड सेंसिटिव फाइबर्स। ये बेस होता है ऑन डायमीटर, जस्ट एक सेकंड, हाँ ये बेस होता है इन डायमीटर, कंडक्टिविटी एंड वेलोसिटी, और डिवाइड फर्दर होता है इनटू ए बी एंड सी ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर हमें एक टेबल इंसर्ट करना होगा दोस्तों। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। अच्छा ये टेबल तो हमें साइड में थोड़ा इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं, 4 कॉलम में डिवाइड किया। सबसे पहले में लिखेंगे ग्रुप, दूसरे में लिखेंगे डायमीटर, और इसकी यूनिट्स भी लिखेंगे, डायमीटर्स की यूनिट्स है माइक्रोमीटर। फिर बात करेंगे कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्शन ऑन वेलोसिटी, और ये डील होता है इन मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में इनके फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है ग्रुप ए, और अल्फा लिखना है मुझे, बट कैसे लिखो, तो सीधा अल्फा लिखता हूँ, लेकिन आप सिंबल यूज करना। और डायमीटर की बात करें तो 13 से 20 होता है, स्पीड होती है 80 से 120, और फंक्शन होता है मोटर टू स्केलेटल मसल और प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ए बीटा की। इसकी स्पीड होती है 6 से 12, और इसकी स्पीड भी लिखते हैं 33 टू 75 होती है। अच्छा 33 टू 75, और इसका फंक्शन होता है टच एंड प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं ए अल्फा, ए बीटा हो गया। नेक्स्ट है ए गामा, इसकी स्पीड होती है 5 से 8, स्पीड होती है 4 से 24, और ये जाती है मोटर टू मसल स्पिंडल्स ए डेल्टा, ए डेल्टा आता है। इसकी स्पीड होती है, सॉरी इसकी डायमीटर होता है 1 से 5, स्पीड होती है 3 से 30, और फास्ट पेन और टेम्परेचर सेंसेशन इसका फंक्शन होता है। फिर बात करते हैं बी के बारे में। तो बी के टाइप्स नहीं है, सिर्फ एक ही दिया है, मतलब जो मैं चीज़ में रिफर कर रहा हूँ उसमें तो एक ही है, ऐसा मैं बोलूँगा। सो इसमें होते हैं प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर, तो लिखते हैं प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स, और लास्ट में आता है हमारा सी, ये होता है 0.2 से 1.5 इसका होता है डायमीटर, और
स्पीड होती है 0.5 से 2 तक। और इसके बारे में बात करें तो इसमें होता है स्लो पेन, स्लो पेन कॉमा टेम्परेचर और पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स। ओके, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ओके, ऑटोनोमिक। ओके, तो ये तो हो गई हमारे एरेंगर और गेसर क्लासिफिकेशन के बारे में। और नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बाय लॉयड एंड हंट फॉर सेंसरी फाइबर्स। और ये फोकस करते हैं सेंसरी फाइबर से, पर्टिकुलरली मसल अटैचमेंट। तो इसका टेबल भी है, इसका टेबल इसके नीचे ही ड्रॉ करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6। सो इसके लिए 4/6 का लगेगा। आ गया टेबल, अरे ये टेबल भी इधर ही आ गया, कोई बात नहीं, हम इसे शिफ्ट कर देंगे इधर जरा। तो इसमें भी वही है टाइप डायमीटर, तो हम सीधा इसी से शुरू करते हैं टाइप से। तो इसका है आई ए, इसका पहला है। दूसरा इसका है आई बी। तीसरा है इसका आई आई कैप्टन, मतलब 2 नंबर है इसका। सॉरी, हाँ एक्चुअली मैंने गलती की, ये 1A है और दूसरा 1B है, तीसरा 2 है, फिर 3 है, फिर है 4। ओके, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया लगता है मैंने, कोई बात नहीं। स्पीड की कंपैरिजन की बात करते हैं तो पहला है 13/20, दूसरा भी है 13/20। ओके, तीसरा है 6 इंटू, मतलब तीसरा मतलब दूसरा, और तीसरा है 1/5, और चौथा है 0.22 1/5। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन और वेलोसिटी की। तो इसमें 80 to 120 होती है, इसमें इसमें भी होती है 80 to 120। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें होती है 33 to 75, सॉरी 33 to 75। अगले में होती है 3 से 30, और लास्ट वाले में होती है 0.522। अब सभी के फंक्शंस की बात करते हैं। तो पहले का फंक्शन है मसल स्पिंडल प्राइमरी एंडिंग्स, प्रोप्रियोसेप्शन, मसल स्पिंडल प्राइमरी एंडिंग्स, प्राइमरी, गलती से मैंने कैपिटल में डाल दिया है दोस्तों, तो उसका दो रहा दो, गलती से कैपिटल लिख दिया है, आप इसे ज़रा सीरियसली मत लेना। और ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट में आया है प्रो, गलती से मैंने कैप्स लॉक दबा दिया था। प्रोप्रियोसेप्शन दुकान आ रहा। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1B का फंक्शन है गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ओके, और इसमें भी वही है प्रोप्रियोसेप्शन। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में क्या आता है, सेकेंडरी endings of muscle spindles, that is touch and pressure. Secondary endings of muscle spindles, okay, जो ये है touch and pressure। ओके, थर्ड का फंक्शन पर है तो ये होता है फास्ट पेन एंड टेम्परेचर।
और लास्ट की फंक्शन बने तो इसका होता है स्लो पेन एंड टेम्परेचर। अच्छा, फिर इसके बाद आता है अगला क्लासिफिकेशन जो कि होता है फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, और ये बेस होता है सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व फाइबर्स टू हाइपोक्सिया प्रेशर एंड लोकल एनेस्थेटिक। ओके, अच्छा इसके हम डायरेक्टली ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हाइपोक्सिया के लिए सेंसिटिविटी बात करी जाए तो क्या होती है, हाइपोक्सिया के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है, सबसे ज़्यादा होता है बी फाइबर, फिर ए, फिर सी। जो बीच में आता है उसे कहते हैं, जो इंटरमीडिएट होता है, और जो लास्ट में आता है वो होता है लीस्ट, लीस्ट सेंसिटिविटी। ओके, ये वर्ड अंडरलाइन कर देता हूँ, सेंसिटिविटी हाइपोक्सिया के लिए। ओके, फिर आता है प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए होता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए बात करी जाए तो होता है सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ओके, हाइपोक्सिया के लिए बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, प्रेशर के लिए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स नर्व्स। ओके, सो ये वो कंटेन बोथ मोटर एंड सेंसिटिव फाइबर्स enabling them to transmit signals in both direction, orthodromic for normal direction and antidromic for reverse, और exhibit करते हैं compound action potential due to simultaneous activation of different fiber types। ओके, एक मिनट दोस्तों। अच्छा, तो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल की बात करी जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, कंबाइंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है व्हेन मल्टीपल नर्व फाइबर्स ऑफ वेरिंग डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी आर साइमल्टेनियसली स्टिमुलेटेड। कॉन्स्टिट्यूएंट फीचर की बात करें तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करें तो लार्ज डायमीटर फाइबर्स कंट्रीब्यूट फर्स्ट ड्यू टू फास्टर कंडक्शन फॉलोड बाय स्मॉलर डायमीटर फाइबर्स। ओके, स्टिमुलस स्ट्रेंथ की बात करें तो लो स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है लार्ज फाइबर और हाई स्ट्रेंथ रिक्रूट करता है स्मॉल फाइबर्स को। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बात करें तो फर्स्ट होता है फाइबर कंपोजिशन, लार्जर डायमीटर माइलेटेड इंक्रीज करते हैं कंडक्शन वेलोसिटी। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर इंक्रीज करता है कंडक्शन स्पीड वाइल लो टेम्परेचर स्लो करता है इसे। पैथोलॉजिकल स्टेट की बात करें तो डीमाइलेटेड डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिड्यूस करता है कंडक्शन वेलोसिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर से डिस्कस करते हैं। ऑर्थोड्रोमिक एंड एंटीड्रोमिक कंडक्शन, इम्पल्स ट्रेवल करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम सोमा टू द एक्सॉन टर्मिनल, और एंटीड्रोमिक कंडक्शन इसमें रिवर्स डायरेक्शन होता है। ओके, आर्टिफिशियली होती है। ओके, एक मिनट जरा दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट है degeneration and regeneration in peripheral nerves। Okay, peripheral nerves injury can result in functional loss, it depend होती है severity और location of the damage, और the body's capacity for regeneration plays a crucial role in recovery। Understanding the process involved in regeneration is essential होता है for clinical intervention। Introduction की बात करें तो common cause of peripheral nerve injury in order of occurrence, first होता है trauma, lacerations, crush injury और traction, फिर आता है compression, prolonged pressure, example carpal tunnel syndrome, फिर आता है इश्चीमिया, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द नर्व, फिर आता है इन्फ्लेमेशन डिजीज लाइक न्यूरोटिटिस और गुलियन बेरेस सिंड्रोम, फिर आता है टॉक्सिन्स, अल्कोहल, हेवी मेटल्स और कीमोथेरेपी एजेंट्स, फिर आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज मेलिटस लीडिंग टू न्यूरोपैथी। ग्रेडिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरीज की बात करें तो संडरलैंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो संडरलैंड क्लासिफिकेशन ने क्लासिफाई किया नर्व इंजरीज टू 5 कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड ट्रांसिएंट टू सर्वर कॉम्प्लिकेटेड नर्व ट्रांसिएशन। सबसे पहले आता है फर्स्ट डिग्री यानी न्यूरोपक्सिया। ये माइल्डेस्ट फॉर्म होता है, इन्वॉल्व करता है ट्रांजिशन ब्लॉकेज ऑफ कंडक्शन, कॉज होता है लोकल कंप्रेशन ऑफ इश्चीमिया। पैथोलॉजी बात करें तो नो स्ट्रक्चरल डैमेज टू द एक्सोनल माइलिन चेन। रिकवरी की बात करें तो कंप्लीट रिकवरी इन डेज टू वीक्स एज कंडक्शन रिज्यूम्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी डिग्रीज की, एक्सोनोमेसिस, एक्सोनोमल डैमेज विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ एंडोन्यूरियम, कॉज होता है, कॉज इसका क्या होता है सर्वर कंप्रेशन और क्रश इंजरीज। पैथोलॉजी की बात करें तो वेलेरियन डिजेनरेशन इन डिस्टल सेगमेंट। रिकवरी की बात करें तो एक्सोनल रिजनरेशन अकर्स 1 to 3 mm a day, गुड प्रोजेनेसिस। थर्ड डिग्री की बात करें तो डिसरप्शन ऑफ एक्सोन एंड एंडोन्यूरियम विद इंटैक्ट पेरिक्रेनियम, कॉज करता है मॉडरेट क्रश इंजरीज। पैथोलॉजी की बात करें तो वॉलेरियन डिजेनरेशन। रिकवरी की बात करें तो पार्शियल रिकवरी ड्यू टू लिमिटेड एक्सोनल गाइडेंस।
वो डिग्री की बात करें तो डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्सोन एंडोन्यूरियम एंड पेरिनियम इंटेक एपिन्यूरियम। कॉज कैसा होता है कि सर्वर क्रैश इंजरीज और लैगरेशंस। पैथोलॉजी की बात करें तो स्कार टिश्यू ब्लॉक्स एक्सोनेबल ग्रोथ। रिकवरी की बात करें तो पुअर ऑफन रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर। फिफ्थ डिग्री की बात करें तो न्यूरोटेमेसिस कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द नर्व। सीवियर ट्रॉमा और लैक्रेशन इसका कॉज होता है। पैथोलॉजी नो स्पॉन्टेनियस रिकवरी विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। रिकवरी वायरेबल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सर्जिकल रिपेयर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डीजनरेशन रीजनरेशन प्रोसेसेस के बारे। तो डीजनरेशन चेंजेस की बात करें तो चेंजेस सबसे पहले, सॉरी थोड़ा तेज आने के लिए, सबसे पहले आता है चेंजेस इन नर्व सेल बॉडी, रेट्रोग्रेड चेंजेस। इसे कहते हैं क्रोमाटोलाइसिस। ये अकर करता है नर्व सेल बॉडी एज रिएक्शन टू एक्सोनोमल इंजरी। इसके फीचर्स की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, डिस्पर्सल ऑफ द नीसल ग्रेन्यूल्स, राइबोसोमल क्लस्टर्स, इसेंट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द फॉर जनरेशन। डिग्री ऑफ क्रोमाटोलाइसिस डिपेंड करता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंजरी टू द सेल। क्लोजर इंजरीज कॉज करता है मोर सीवियर डैमेज, सीवियरिटी ऑफ द एक्सोनोमल डैमेज। चेंजेस इन डिजिटल सेगमेंट होता है, यानी विलेमरियन डीजनरेशन। एक्सिस सिलेंडर डीजनरेट होता है, फ्रेगमेंट होता है इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, ओके। माइलिन शीथ की बात करी जाए तो अंडरगोज का फिजिकल डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन होता है इनटू लिपिड ड्रॉपलेट्स। केमिकल डिस्ट्रक्शन की बात करें तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी लीड्स टू फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। अब चेंजेस इन साइट ऑफ इंजरी की बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस एट द साइट ऑफ इंजरी, proliferation of sand shell to create bands of bunker, formation of a scar if regeneration is impaired। regenerative changes की बात करें तो फर्स्ट होता है changes in nerve cell body, reversal of chromatolysis, reappearance of nasal granules, nucleus returns to the central position, enhanced protein synthesis for axonal repair। फिर आता है चेंज इन डिस्टल सेगमेंट, श्वान सेल प्रोलिफरेट होते हैं अलाइन लॉन्जिट्यूडली टू गाइड एक्सोनल रीग्रोथ। ग्रोथ comes from the proximal axon sprout towards the distal palm। Third है changes at the site of injury, formation of regeneration tube by Schwann cells and endoneurium। Axonal sprout transfers करते the tube, re-establishing the connection with the target tissues। फिर आता है complication of peripheral nerve injury and regeneration। तो functional complications की बात करें, फर्स्ट होता है loss of motor function, weakness और paralysis of muscles innervated by affected nerve। फिर आता है sensory deficits, numbness, tingling और loss of sensation। फिर आता है autonomic dysfunction, impaired sweating और vasomotor responses। एनाटॉमिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो न्यूरोमा फॉर्मेशन, पेनफुल स्वेलिंग एट द इंजरी साइड ड्यू टू डीऑर्गेनाइज्ड एक्सोमेल ग्रोथ। फिर आता है स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू रीजनरेशन। नेक्स्ट आता है मिस राउटिंग ऑफ एक्सोन्स, एक्सोन्स में कनेक्ट टू इनकरेक्ट टारगेट्स लीडिंग टू फंक्शनल डेफिसिट्स, एग्जांपल सिन काइनेसिस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रोगनोजेनेसिस डिपेंड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द इंजरी एंड द टाइम टू इनर्वेशन। ईच सर्जिकल रिपेयर इन केसेस ऑफ न्यूरोटेमेसिस improves outcomes। Functional recovery relies on the precise guidance of axons by Schwann cells and intact connective tissue frameworks। Okay, next topic है in neuromuscular junction। जरा एक मिनट रुकना दोस्तों। ओके, सो डेफिनेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइज सिनेप होता है बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल फाइबर। ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द नर्व टू द मसल और एनेबल करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर appear करता है एज एन ओवरऑल एलिप्टिकल रीजन वेयर द मोटर नर्व टर्मिनली क्लोजली अपोज करता है द मसल फाइबर। ओके, स्टेनिंग रिवील करता है डेंस कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया इन द सब न्यूरल रीजन, रिफ्लेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स इन द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयरेंस की बात करें तो डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, कंटेन करता है सिनेप्टिक वेसिकल फील्ड विद एसिटाइलकोलिन। फिर आता है सिनेप्टिक क्लेफ, अ नैरो गैप 20 to 50 nm फील्ड विद बेसल लेमिना कंटेनिंग एसिटाइलकोलिनस टेरेस। फिर आता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड विद इन्वेजिनेशन एंड डेंसली पैक्ड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट द मोटर एंड प्लेट। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। फर्स्ट सबसे पहले होती है सिंथेसिस। Acetylcholine is synthesized in the nerve terminal from choline and acetyl coenzyme by the enzyme choline acetylate transferase। ओके, एक मिनट रुकना जरा दोस्तों, क्या ही आ गया मेरे नोट्स में। सिंथेसिस, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर एक एक्चुअली रिएक्शन थी, कोई नहीं, एडिट करते हैं। कोलिन रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम से
और ये होता है इसकी टेक्स्ट जरा करते देते हैं छोटी। अब लग रहा है ना अच्छा। सो कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं एसिटाइल कोलिन, और इसमें हेल्प करता है एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज। एसिटाइल कोएंजाइम इज स्टोर इन सिनेप्टिक वेसिकल विद इन द सिनेप्टिक टर्मिनल। रिलीज की बात करी जाए तो when a nerve impulse reaches the terminal, calcium ions enter via voltage gated calcium channels, triggering vesicle fusion with the presynaptic membrane, और फिर एसिटाइल coenzyme is released into the synaptic cleft by exocytosis. Sequence of events बात करें न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ड्यूरिंग नर्व ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले होता है अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ओके, नर्व बस इंपल्स रिलीज करता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। फिर होता है कैल्शियम इन्फ्लक्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन अलाउ करता है कैल्शियम एंट्री इनटू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। फिर आता है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन फील्ड वेसिकल फ्यूज करते विद मेम्ब्रेन और रिलीज करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू एसिटाइल कोएंजाइम सॉरी एसिटाइल कोलिन, मतलब माफ करना पिछले थोड़े वक्त से मैं कोएंजाइम ए ही क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर बात करें बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू निकोटीन एसिटाइल रिसेप्टर पे। Okay, NACHRS on the post-synaptic membrane. जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल की बात करें तो सोडियम एंटर करता है मसल फाइबर, जनरेट करता है डीपोलराइजेशन नोन एज एंड प्लेट पोटेंशियल। मसल एक्शन पोटेंशियल होता है नेक्स्ट। इफ द एंड प्लेट पोटेंशियल रीचेस द थ्रेशोल्ड, इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल कॉजिंग करता है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सब्सिक्वेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेडियंट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी की बात करें तो अ ग्रेडियंट एग्जिस्ट फ्रॉम द which contractors low level activity to tectonic contraction sustained force। characteristic of न्यूरोमस्कुलर जनरेशन की बात करें तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है नर्व टू मसल्स, हाई फिडिलिटी एंश्योर करता है कि एवरी नर्व इंपल्स जनरेट्स अ मसल रिस्पांस, और प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिनरेज फॉर रैपिड एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन। फिर होता है मिनिएचर, एक मिनट, हाँ ये नंबर जरा इग्नोर करना, फाइव कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा मैं ये हटा देता हूँ। कलर दूसरा यूज करते हैं। फिर होता है इसका मिनिएचर एंड प्लेड पोटेंशियल स्मॉल होता है, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन caused by release of a single acetylcholine vesicle। रीजन होता है रैंडम रिलीज ऑफ acetylcholine vesicle without no impulse और रिफ्लेक्ट द क्वांटम नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन की बात करें तो फर्स्ट ब्लॉकेज बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मैकेनिज्म क्या होता है, एजेंट्स लाइक क्यूराकिर compete with acetylcholine for binding to NACRHR, फुल फॉर्म उसका ऊपर है, जरा प्लीज दोस्तों पढ़ लेना। प्रिवेंटिंग जो करता है डीपोलराइजेशन। इफेक्ट होता है फ्लैसिड पैरालिसिस ड्यू टू इनएबिलिटी टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है ब्लॉकेज बाय परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन। मैकेनिज्म होता है एजेंट्स लाइक सक्सिनाकोलिन कीप करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर्सनली डीपोलराइज बाय प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ NACRHR। इफेक्ट होता है मसल रिलैक्सेशन ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज के एनिप्लस चैनल। अप्लाई डिसऑर्डर्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो माइस्टोपिया ग्रेविस मीनिंग होता है सीवियर मसल वीकनिंग। पैथोफिजियोलॉजी बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है वेयर एंटीबॉडीज टारगेट NACHRS रिड्यूसिंग रिसेप्टर नंबर्स। ओके, नेक्स्ट होता है दिस लीड्स टू इंपेयर्ड ट्रांसमिशन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिम्टम्स की बात करें तो मसल वीकनेस वर्सन विद एक्टिविटी, फैटिगेबिलिटी बोलते हैं, और पिटोसिस, ड्रॉपिंग आईलिड्स और डिप्लोबिया, डबल विजन। डायग्नोसिस की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एंटी ACHR एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्स टू एंड्रोफोनियम। ओके, ACHE इनहिबिटर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इनहिबिटर्स होते हैं पायरिडोस्टिगमिन और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट होते हैं लंबार्ड ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम्स, LEMS।
पैथोफिजियोलॉजिकली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है वेयर एंटीबॉडीज टारगेट प्री सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स और रिड्यूसिंग एसिटाइलकोलिन रिलीज। सिम्टम्स की बात करें तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस इंप्रूव्स विद एक्टिविटी, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ड्राई माउथ, इम्पोटेंस। डायग्नोसिस की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एंटी वीजीसीसी एंटीबॉडी। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3,4 डायमिनोपायराडिन टू इंक्रीज एसिटाइलकोलिन एंजाइम। इम्यून थेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कैंसर, पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। ओके, सो इसमें भी आगे बताता हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर यूज करते हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो टाइप ऑफ स्ट्राइडर मसल होता है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट, पोस्चर एंड थर्मियोजेनेसिस, मेक्स अप approximately 40 to 50% of the total body weight and is composed of long cylindrical multinucleated fibers। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो कंपोज ऑफ मसल फाइबर बंडल इनटू फेसिकल सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स। ओके, फर्स्ट होता है एपीमाइसियम, सराउंड करता है द एंटर मसल। फिर आता है पेरीमाइसियम, सराउंड करता है ईच वेसिकल। फिर आता है एंडोमाइसियम, सराउंड करता है इंडिविजुअल मसल फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट आता है मसल फाइबर कंटेन मल्टीपल फाइबर्स विच कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स और सार्कोमियर्स जो होती है फंक्शन नीड ऑफ कंट्रैक्शन। नेक्स्ट होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में स्ट्राइशंस अल्टरनेटिंग लाइट बैंड्स, आई बैंड्स एंड डार्क बैंड्स, ए बैंड्स, sarcomere the region between the two Z lines containing A band and half of the I band on either side। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करी जाए तो डिटेल अल्ट्रास्ट्रक्चर रिवील्स थिक फिलामेंट कंपोज ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स और थिन फिलामेंट कंपोज ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। जेड लाइन की बात करें तो डेंस प्रोटीन बैंड एंकरिंग थिन फिलामेंट्स। एम लाइन की बात करें तो एंकर्स थिक फिलामेंट्स एट द सेंटर ऑफ द sarcomere। एच जोन की बात करें तो सेंट्रल रीजन ऑफ द ए बैंड विद ओनली थिक फिलामेंट्स। ओके, मायोफिलामेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो थिक फिलामेंट कंपोज ऑफ प्राइमरी ऑफ मायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, ईच मायोसिन molecule has क्या टेल लॉन्ग coiled structure, head contains ATPase activity and binds to actin। Myosin molecules are arranged in a bipolar structure with head pointed outwards। तीन फिलामेंट की बात करें तो कंपोज ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। वैसे एक्टिन टू टाइप्स होते हैं, जी एक्टिन ग्लोबुलर फॉर्म करता है मोनोमरिक एनिड और एफ एक्टिन फिलामेंट्स फॉर्म करता है हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ट्रोपोमायोसिन, रॉड लाइक प्रोटीन होता है दैट लाइज इन द ग्रूव ऑफ द एक्टिन हेलिक्स ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। नेक्स्ट है ट्रोपोनिन, कॉम्प्लेक्स होता है थ्री यूनिट्स टी सी आई और टी बाइंड करता है टू ट्रोपोसिन, सी टू कैल्शियम आयन और आई करता है इनिबिट एक्टिन मायोसिन interaction। Next is sarcotubular system, T system transverse tubules, invagination of the sarcomere that penetrate into the muscle fiber। function क्या होता है, conduct करता है action potential to the interior of the muscle fiber। okay, longitudinal sarcoplasmic SR specialized smooth muscle endoplasmic reticulum surrounding myofibrils। function बात करें तो store calcium ions and then releases them during muscle contraction, contains calcium pumps for active reuptake of calcium during relaxation। ओके, अब कंपैरिजन इनकी तीनों की बात करेंगे। इस बार मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि डायग्राम थोड़ा फ्री हैंड निकालूं। तो 4/100। ओके, तो डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे फीचर, पहले में होगा स्केलेटल मसल, फिर होगा कार्डियक और लास्ट में होगा स्मूथ। लोकेशन की बात करेंगे कंपैरिजन में, फिर कंपैरिजन करेंगे टू स्ट्रक्चर, मास्यो लेवल, फिर होते हैं कंट्रोल, न्यूक्लियस और कंट्रोल
डेंड्राइटेशन स्पीड। अच्छा, लोकेशन की बात करें तो होता है अटैच टू बोन्स। कार्डियक होता है हार्ट में, और वो स्मूथ होता है वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ट्रायाटेड, ये भी होता है ट्रायाटेड, और ये होता है नॉन ट्रायाटेड। अच्छा, नेक्स्ट बात करी जाती है वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी एन लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना जरा दोस्तों। और ये होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, और ये भी होता है यूनी न्यूक्लिएटेड। ओके, फिर बात करी जाए तो ये होता है सिलिंड्रिकल, ये होता है ब्रांच, और ये होता है स्पिंडल शेप्ड। ओके ओके, कंट्रोल की बात करी जाए तो ये वॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री। इस पे तो ये वी इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होता है। तो न्यूक्लियस की बात करी जाए तो मल्टीपल होता है, यानी ग्रेटर देन वन, और फेरी फेरी में होता है वो, फेरी फेरी में। और इन बाकी दोनों की बात करें तो इनका तो देखिए ये बॉर्डर कवर, इनका एक होता है, इसका भी एक होता है, और दोनों का किधर होता है सेंट्रल में। अच्छा, सेंट्रल में इसका भी, इन दोनों का एक होता है और एक सेंटर। जरा एरो ठीक से नहीं बना। हाँ, एक होता है और सेंटर होता है दोनों। कंडक्शन की बात करें तो ये होता है फास्ट, ये होता है मॉडरेट, और ये होता है स्लो। ओके, नेक्स्ट अब और एक है कि अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि कंपैरिजन बिटवीन स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना एंड आयनिंग इनफ्लक्सेस इन स्केलेटल मसल फाइबर एंड नर्व फाइबर। कंपैरिजन की बात कर रहे थे, सोच रहा हूँ कि ये फ्री हैंड ही निकाल दो। ओके, तो ये हो गया स्केलेटल मसल और नर्व क्या था। अच्छा, एक यहाँ से कॉलम निकाल देते हैं और भी यहाँ से। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इनका होता है -70, इनका होता है -90। यूनिट क्या होती है, मिली वोल्ट। फिर बात करते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में। लेस नेगेटिव है, तो दोनों का सेम ही होता है डिस्क्राइब करने के लिए कि लेस नेगेटिव, नहीं नहीं सेम नहीं होता, सॉरी माफ कीजिएगा। ये होता है सेम लेस नेगेटिव देन -90 व्यू, और ये होता है लेस नेगेटिव देन -70 मिली वोल्ट। ये होता है बाकी सब लेस नेगेटिव देन -90 मिली वोल्ट, लेस नेगेटिव देन -70 मिली वोल्ट। ओके, फिर बात करेंगे जो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की बात करते हैं कि ये इनका डीपोलराइजेशन दोनों का सेम होता है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ Na+ आयंस और
रिपोलराइजेशन, उसकी बात करें तो ये इनफ्लक्स है सॉरी, इनफ्लक्स है, और इधर होता है इफ्लक्स। और इफ्लक्स किसका होता है? के प्लस आयंस का। ओके, इफ्लक्स होता है के प्लस आयंस का दोनों में। प्रोपागेशन की, इनकी दोनों की बात करते हैं। प्रोपागेशन की बात करते हैं, ये होता है फास्ट, ये होता है स्लो। और दोनों का रीजन बताएं तो इसका लार्ज होता है डायमीटर और इसका कम होता है डायमीटर। ओके, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की बात करते हैं आप। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन तो इसका होता है 1 से 2 मिली सेकेंड, और इसका होता है 5 से 10 मिली सेकेंड। तो ये होगा इन सबका कंपेयर, मतलब स्केलेटल मसल फाइबर और नर्व फाइबर का कंपैरिजन। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करें स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्ट या रिस्पॉन्स। कॉन्ट्रैक्शन हाईली ऑर्गेनाइज होती है प्रोसेस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल चेंजेस। सबसे बात करते हैं एक्साइटेशन कंट्रोलिंग कपलिंग। ये रिफर करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लिंक्स मसल फाइबर एक्साइटेशन टू कॉन्ट्रैक्शन। एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन की बात करें तो नर्व एंड सब अराइव्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कॉज करता है एसिटाइल कोलिन टू रिलीज। एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है टू रिसेप्टर्स ऑन द सर्कोलेमा जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। आता बंद करूया मला एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन बात करें तो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड अलोंग द सार्कोलेमा एंड इनटू द मसल फाइबर वाया टी ट्यूब्यूल्स। कैल्शियम रिलीज की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिव dihydropyridine receptors on T tubules, which mechanically opens rhodine receptors on the sarcoplasmic reticulum. Calcium ions are released into the cytoplasm. Next बात करते हैं steps in muscular contraction. So contraction driven होता है by interaction between actin thin filament and myosin thin filament. कैल्शियम बाइंडिंग की बात करें तो कैल्शियम बाइंड करता है टू ट्रोपोनिन सी, causing conformational change in the troponin tropomyosin complex, exposing the myosin binding sites on actin. Next है cross bridge formation. Sorry, myosin heads pre-energized by ATP hydrolysis attached to the exposed actin sites, forming cross bridges. Next is power stroke. Myosin heads pivot, pulling actin filaments inwards toward the amylin. ADP and inorganic phosphates are released. Next is cross bridge detachment. A new ATP binds to the myosin head, causing it to detach from the actin. Next is reactivation of myosin. ATP is hydrolyzed into ADP plus inorganic phosphate, recocking the myosin head of the next cycle. Next is steps in muscular relaxation. First is a cessation of the action potential. Neural stimulation stops. Acetylcholine is degraded by acetylcholinesterase. Next is calcium reuptake. Calcium is actively transported back into the sarcoplasmic reticulum by the calcium ATPase pump. Next is resolution of the tropomyosin with reduced calcium. The troponin tropomyosin complex return to its resting position, covering the myosin binding sites on actin. Next is muscle fiber returns to rest. Elastic forces in the antagonistic muscles restore the muscles to its original length. Next is molecular basis of muscle contraction. Myosin heads bind to the actin in a cyclic process powered by ATP hydrolysis. The release of inorganic phosphate triggers the power stroke which pulls actin filaments inwards. ATP binding is essential for myosin head detachment and reactivation. Next is sliding filament theory, proposed by Huckel and Needlekirk. This theory explains how sarcomere shortens during contraction. Key point इसके होते हैं thin filaments slide over thick filaments myosin pulling in Z lines closer. Next, the length of the actin and myosin filaments remains constant. Only the sarcomere shortens. Next is A band remains unchanged while the I band and H zone decrease. Next, events during cross formation. First, exposure of binding sites. Calcium binds the troponin, causing tropomyosin to move. Next is myosin attachment. Energized myosin heads attached to the actin. Next is power stroke. Myosin pulls to actin inward. Next is actin binding and detachment. ATP binds, breaking the cross bridge. Next is mechanism of sliding of thin filaments over thick filaments. First, cross bridges form between actin and myosin. Second, myosin head pulls actin filaments closer to the amylin during the power stroke. Next, ATP binding and hydrolysis enable myosin detachment and recocking for repeated cycles.
Next, repeated cycles cause these filaments to slide over thick filaments, shortening the sarcomere and contracting the muscles. Okay, this comprehensive process is tightly regulated to ensure precise control of muscle activity and energy efficiency. एक मिनट दोस्तों. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. जनरल डिस्क्रिप्शन: skeletal muscles contract in two primary ways based on how their force and movement are generated. First is isometric contraction: muscle generates tension without changing its length. And second is isotonic contraction: muscle changes length without maintaining constant tension. Next, components in muscle contraction. First is a contractile component, represent the sarcomere where actin and myosin interact or generates active force during contraction. Next is parallel elastic component PC, consists of connective tissues like the sarcoplasma and endomysium. Provides passive elasticity when the muscle is stretched. Next is series elastic component SEC, includes tendons and the elastic component in the sarcomere. Example T10 stores energy during muscle contraction and releases during relaxation. Key lengths की बात करें तो सबसे पहले optimal length, the length at which maximum tension is produced. Next is sarcomere achieve ideal overlap of actin and myosin. Next is resting length, the natural relaxed state of the muscles. Next is equilibrium length, the length where internal passive tension balances external forces. Next is initial length, the length of the muscle before contraction begins. This is isometric contraction. Definition होता है इसका. An isomeric contraction occurs when the muscle generates tension without change in length. Okay, muscle's length remains the same. The SCC stretches and absorbs the force generated by the SCC, keeping the overall muscle length constant. इसमें no external work done होता है. External work is defined as a force into distance. Since there is no movement, distance zero, no external work is done. The energy is dissipated as heat or stored elastically. Next is length time relationship. Definition इसका होता है the length time relationship describes how the initial length of the muscle influences the ability to generate tension. First is active tension. Tension generated by the actin myosin cross bridge cycling. Maximum at the optimum sarcomere 2 to 2.2 micrometer. Next is passive resting tension. Tension developed by the piece SCC the muscle is strengthened beyond its resting length. Increase करता है exponentially with further stretching. Next बात आती है total tension की. Sum of active and passive tension. इनिशियल लेंथ की बात करें अफेक्ट्स क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड कॉन्जिक्यूटली एक्टिवेट टेंशन. ग्राफ की बात करें टोटल टेंशन इंक्रीज ड्यू टू पैसिव टेंशन आफ्टर द मसल इज स्ट्रेच बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेंथ. एक मिनट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ length and tension relationship. Optimum length, maximum overlap of actin and myosin filaments allow the greatest numbers of cross bridges. Shortened muscles, overlapping thin filaments interfere, reducing cross bridge formation. Next is overstretched muscle, actin myosin overlap decreases, reduces the force of contraction. Next is isotonic contraction. Definition होता है occurs when muscle changes its length while maintaining constant tension. Next is types, concentric contraction, muscle shorten as contracts, example biceps during flexion, or eccentric contraction, muscle lengthens as it resists a force, example quadriceps during downhill walking. Next is properties of unit, motor unit. Definition होता है consist of a motor neuron and all the muscle fibers it innervates. Properties की बात करें तो all or none law principle. When a motor neuron fires, all fibers in motor unit contract fully. Next is size principle. Smaller motor units are recruited for the fire control, while larger units are recruited for strength. Next is fatigue. Small units resist fatigue, larger units fatigue faster. Applied express की बात करें तो muscular dystrophy, Duchenne muscular dystrophy, X-linked disorder caused by the absence of the dystrophin leading to muscle degeneration and weakness. Next is Baker's muscle dystrophy, similar to Duchenne muscle dystrophy but less severe due to partially functional dystrophin. Next बात करें थे myotonic में increase muscle flexibility causing delayed relaxation seen in myotonic dystrophy. Next is metabolic myopathies, McArdle syndrome, glycogen storage disorder caused by high myophosphorylase deficiency leading to exercise intolerance and cramps. Next is difference between white and red blood corpuscles. अच्छा, ओके ओके, सो इसके बारे में एक टेबल है, बनाते हैं टेबल. 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 by 8 का बनाना है.
अच्छा, तो पहले ब्रैकेट में आएगा फीचर, तीसरे में आएगा रेड मसल फाइबर्स, और स्लैश में आएगा वाइट मसल फाइबर्स। ओके, तो पहले में बात करते हैं मायोग्लोबिन कंटेंट। ओके, इसमें होता है हाई, इसलिए होता है इसका रेड कलर, इसका होता है लो, इसका होता है वाइट कलर। नेक्स्ट बात करते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, इसमें अबंडेंट होते हैं और इसमें बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्पीड के बारे में, तो इसकी होती है स्लो, इसकी होती है फास्ट। फिर बात करते हैं फटीग रेजिस्टेंस के बारे में, इसकी होती है हाई और इसकी होती है लो। तेरे पेस्ट्री पहले से खा ले, वो काट लेते हैं। हाँ, एनर्जी सोर्स के बारे आरओबी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, और इसमें होता है एनारोबिक यानी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन सस्टेनेबिलिटी, और इसका एग्जांपल होता है पोषण। नेक्स्ट बात करें, ये होता है रैपिड पावरफुल मूवमेंट्स में, एग्जांपल होता है इसका स्प्रिंट्स। ओके, नेक्स्ट होता है सप्लाई। कैपिलरी सप्लाई की बात करें तो इसमें होती है बहुत ज़्यादा यानी रिच, और इसमें होती है स्पार्स। ओके, मसल। हेलो, अब नेक्स्ट आगे के टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है मसल सोर्सेज फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, so energy cerebral contraction. Muscle contraction requires energy in the form of ATP, which fuels the interaction of actin and myosin during the contraction relation time. Salient feature of energy sources की बात करें तो skeletal muscles utilize a combination of energy systems depending on the intensity and duration activity. सबसे ज़्यादा इसमें store ATP, the primary immediate energy source, ये last करता है only for a few seconds during intense activity. Next आता है phosphocreatine system, creatine phosphatate, act as quick ATP buffer by transferring a phosphate group to the ATP, supply energy for 10 to 15 seconds for maximal effort. Next आता है anaerobic glycolysis, break down glucose from glycogen stores or blood into pyruvate, producing ATP without oxygen, or generates energy quickly but produces lactic acid as a byproduct. Next आता है aerobic respiration, occurs in mitochondria using oxygen to metabolize glucose, fatty acids or amino acids, और produce करता है ATP efficiently for prolonged low intensity activities. Next है fatty acid oxidation, primary source होता है during prolonged low intensity exercise, slow process होता है but leads a large amount of ATP. Next is key reactions for ATP generation बात करें तो सबसे पहले ATP हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, यहाँ पर नील का रिएक्शन में लिख देता हूँ। क्या होता है ATP ADP से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और पावर करता है इमीडिएट एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट इज फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है
phosphoreactin plus ADP is equal to creatine प्लस ATP। और एक एंजाइम इसमें क्या होता है, क्रिएटिन एंड काइनेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट और 2 ATP, और एब्सेंस में बनता है पायरुवेट से लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो इसमें आता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। इसकी रिएक्शन की बात करें तो इसमें होता है ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और 36 ATP। ओके, फैटी एसिड रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यही बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP। नेक्स्ट बात करेंगे मॉलिक्यूलर एफिशिएंसी के बारे में। तो ATP yield stores ATP and phosphocreatine, quick supply but limited in quantity. Next आता है anaerobic glycolysis, produces 2 ATP per glucose molecule but is less efficient and result in lactic acid. Aerobic respiration highly efficient होता है, yield करता है 36 to 38 ATP per glucose molecule. Next आता है fatty acid oxidation, slow होता है but provide करता है highest yield 129 from palmitate. Next आती है energy utilization, ATP power ATP powers criss-cross cycling calcium ion pumps in sarcoplasmic reticulum and sodium potassium pumps, maintaining membrane potential, and 50% of the energy is used for mechanical work and the rest is lost as heat. Next is applied aspects, muscles fatigue caused by depletion of ATP and accumulation of lactic acid and ionic imbalances. Next आता है इसमें rigor mortis. After that, ATP depletion prevents myosin head detachment from actin, leading to muscle stiffness. Next is the creatine supplementation enhances the phosphocreatine pool, improving short-term high-intensity performance. Next are the metabolic disorders. Make adults, माफ कीजिएगा अगर मैंने नाम लिया रॉन्ग लिया तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लीड्स टू इम्पेयर्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथेसिस, defects in aerobic respiration result in muscle weakness. Next is the exercise adaptation. Aerobic training increases the mitochondrial density and fatty acid oxidation. Anaerobic training enhances the glycogen storage and glycolytic enzyme activity. Summary इसकी बात करें तो the skeletal muscle relies on dynamic mix of energy system to meet the demands of contraction. Immediate energy comes from ATP and phosphocreatine, while prolonged activity depends on glycolysis and oxidative metabolism. Efficiency and adaptability of these systems are critical for performance and endurance. Okay, next बात करते हैं molecular efficiency formula. Molecular efficiency skeletal muscles differ to the percentage of energy derived from ATP hydrolysis that is converted into mechanical work, with the rest dissipated is heat. Okay. तो फॉर्मूला इधर ठीक से नहीं दिया गया है, मैं लिख देता हूँ। तो क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी फ्रॉम ATP hydrolysis
इनको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द फार्मूला। सो मैकेनिकल वर्क आउटपुट इज कैलकुलेटेड एज, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू 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 का साइन दोस्तों को पता है कीबोर्ड में कहाँ होता है, खैर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस अप्रोक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ऑब्जर्व एफिशिएंसी इन स्केलेटल मसल की बात करें तो टिपिकली स्केलेटल मसल्स एफिशिएंसी रेंजेस फ्रॉम 20 to 25% ड्यूरिंग आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, द रेस्ट 75 to 80% is lost as heat due to inherent inefficiencies in biochemical and mechanical processes। एग्जाम्पल कैलकुलेशन की बात करें, ओके, इफ अ मसल जनरेट्स 1 किलो जूल ऑफ वर्क इन मैकेनिकल वर्क, सो एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस कितनी होती है, 4 जूल। और इसकी एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करें तो चलिए ये टेक्स्ट हटा देते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आती है ये 1/4 इंटू 100 जो कि है 25%। ओके, वर्क बाय एनर्जी डाल दिया। ओके, सो 1/4। सो दिस ये डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल वर्क विद द रेस्ट लॉस्ट एज हीट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तब तक 1 मिनट जरा दोस्तों रुकना आप। हाँ, मोर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। जनरल फंक्शन फीचर्स, गैप जंक्शंस, स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कनेक्शन लोकेटेड इन इंटरकैलेटेड डिस्क, अलाउ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू पास रैपिडली बिटवीन कार्डियक मसल सेल्स फॉर सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है इंटरकैलेटेड डिस्क, यूनिक टू कार्डियक मसल होता है। दिस स्ट्रक्चर कैन कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स। ये कंटेन करता है डेस्मोजेंस, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, गैप जंक्शन अनेबल इलेक्ट्रिकल कपलिंग, और फेशिया एडहेरेंट्स एंकर actin filaments to transmit contractile force. Next are the syncytium. Cardiac muscle behaves as functional syncytium due to gap junction despite being composed of individual cells. Next is microscopic appearance. A light microscope features. Striations are visible due to organized sarcomeres. Integrated is appears dark transverse line. Next is the electron microscope features. Sarcomeres show करते हैं actin myosin filaments organized into A and I bands. Mitochondria abundant होते हैं, provide high aerobic capacity. Next is integrated disc, reveal detailed structures such as gap junction and desmosums. Next is sarcotubular system, less develop होते हैं than skeletal system. और sarcoplasmic reticulum store करते हैं calcium. T tubules located in the Z lines, located at the Z lines in skeletal muscles, aiding calcium influx during contraction. आगात काय असते लिपा आहे ना, प्लेजरी लायली ना ती, प्लेजरी को लायली आज दिसतं होय. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, एक्साइटेबिलिटी फर्स्ट आती है। Cardiac muscle cells exhibit excitability through action potential, which are characterized by distinct physics. First is phase 0, rapid depolarization. Voltage gated sodium channels open, causing rapid influx of Na+. फिर आता है phase 1, initial repolarization. Sodium channels inactivate or transient outwards, K plus current flows. Next आता है phase 2, plateau phase. L-type calcium channels open, allow करता है calcium influx, balancing efflux. This sustains क्या depolarization. Next आता है phase 3, repolarization. कैल्शियम चैनल क्लोज होते हैं और डिलाइड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल रिस्टोर रेस्टिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है फेस फॉर रेस्टिंग पोटेंशियल, मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम एटीपी रेस्टिंग पोटेंशियल परमेबिलिटी। नेक्स्ट है ऑटो रिदमिसिटी, पेसमेकर टिश्यू लोकेटेड इन साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड एंट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड एंड पर्किंजे फाइबर्स। प्री पोटेंशियल पेसमेकर पोटेंशियल, ग्रेजुअल डीपोलाराइजेशन ड्यूरिंग द फेज 4 इन पेसमेकर सेल्स ड्यू टू स्लो Na plus influx फनी करंट, डिक्रीज के प्लस इफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स नियर थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाइड एक्सपर्ट्स के बारे में। तो एरिथमायस, एबनॉर्मल पेसमेकर एक्टिविटी और कंडक्शन ड्यू टू इश्केमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड स्लो कंडक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड स्लो एक्शन पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 का।
ओके ओके, तो सबसे पहले आते हैं इसमें फीचर, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट आता है स्लो रिस्पॉन्स। ओके, सबसे पहले आते हैं इसके लोकेशन पर। इसकी लोकेशन होती है एट्रिया वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स पर इंजे फाइबर्स। स्लो रिस्पॉन्स में आता है एस ए एंड ए वी नोड्स। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इसका होता है स्टेबल, दैट इज -90 मिली वोल्ट, और इसका होता है स्टेबल -60 मिली वोल्ट। और इसके बात करें तो फेज 0 रैपिड प्लस इन फ्लक्स, और इसका होता है स्लो CA2 + 2 इन फ्लक्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं फेज 1। इसमें होता है एब्सेंट, सॉरी, तो इसमें होता है एब्सेंट, इसमें होता है प्रेजेंट। फिर बात करते हैं फेज 2 के बारे में। इसमें होता है प्रोमिनेंट लेड टू फेज, और इसमें होता है मिनिमल और एब्सेंट। फिर बात करते हैं फेज 3 के बारे में। इसमें होता है रैपिड रिपोलराइजेशन बाय K प्लस रिफ्लक्स, और इसमें होता है स्लो रिपोलराइजेशन। फेज 4 की बात करें तो इसमें होता है हाई, इसमें होता है लो। तो ये हो गए इन दोनों के पॉइंट ऑफ डिफरेंस के डिफरेंस। ओके, अब आगे की बात करते हैं कि तो समरी करते हैं कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल। सो टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल: फास्ट रिस्पांस फाउंड इन वर्किंग मायोकार्डियम, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स; स्लो रिस्पांस फाउंड इन पेसमेकर टिश्यूज, एसए एंड एवी नोड्स; फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल: एसिटाइलकोलिन और वेगस स्टिमुलेशन, ये इंक्रीज करते हैं पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड हाइपरपोलराइजिंग द मेम्ब्रेन एंड स्लोइंग हार्ट रेट। फिर आते हैं आफ्टर लोड, इंक्रीज आफ्टर लोड, रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर इजेक्शन, इफेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऑल आर नॉन अलाउ की बात करें तो इफ थ्री शॉट स्टिमुलस इज रीच, the entire cardiac muscle fibers contracts, otherwise no contraction occurs. Ensure synchronous contraction of the myocardium. Next आती है refractive period. Definition: the period during which cardiac muscle is unresponsive to a second stimulus. Next है absolute refractive period, ARP. No new ATP can be generated regardless of the stimulus strength. और आते हैं relative refractive period. A stronger than normal stimulus can generate action potential. Significance की बात करें तो prevent करते हैं tetany, sustains contraction, ensures rhythmic heartbeats. नेक्स्ट आता है staircase effect, trip, repeated, सॉरी अगर मैंने इसका नाम लेने में कुछ गलत किया तो repeated stimulation of cardiac muscles leads to progressively stronger contraction, okay, caused by increase intracellular calcium availability during successive stimuli. नेक्स्ट है मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक है एरोबिक मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी एनर्जी सोर्स फैटी एसिड 70% और ग्लूकोज 30%, हाई हाई माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी सपोर्ट्स कंटिन्यूस एटीपी प्रोडक्शन। फिर है ऑक्सीजन डिपेंडेंसी, कार्डियक मसल्स कैन नॉट सस्टेन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म फॉर लॉन्ग,
Hypoxia leads to rapid loss of contractibility. Next, energy stores. ATP and phosphocreatine serve as immediate energy resources. Glycogen is stored for short-term energy demands. Next is lactic acid accumulation. In the ischemic condition, anaerobic glycolysis dominates, leading to lactic acid buildup and impaired contractibility. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल्स की. एक मिनट रुकना जरा दोस्तों. ओके. Smooth muscles. Location found in walls of hollow organs like blood vessels, gastrointestinal tracts, uterus and urinary bladder. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पिंडल शिप सेल्स होते हैं विद सिंगल सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस. Leg striations due to the irregular arrangement of actin and myosin. Dense bodies act as attachment points for actin filaments, analogous to Z-lines in striated muscles. Innervations की बात करें तो controlled by autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. Controlled by the sympathetic and parasympathetic division. Energy efficiency बात करें तो smooth muscle is highly energy efficient, maintaining prolonged contraction with minimal ATP uses. Plasticity capable of significant stretch and recoil, important for organs like the bladder. Okay, next बात करते हैं difference between single unit and multi unit smooth muscles के बारे में. इसके लिए भी लगेगा टेबल. कितना 1 2 3 4 5, तो 3 into 5 का टेबल लगेगा. तो सबसे पहले इसमें आएगा फीचर smooth muscle, multi-unit स्मूथ मसल. स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसमें हम सबसे पहले. तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सेल्स कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस, functioning as a syncytium. इसकी बात करें तो cells function independently, no gap junctions. नेक्स्ट से बात करते हैं इनर्वेशन के बारे में. तो ये पुअरली इनर्वेटेड होते हैं, रिलाई करते हैं मायोजेनिक एक्टिविटी पे एंड गैप जंक्शंस पे. गैप जंक्शन. और इसकी बात करें इनर्वेशंस की तो ये रिचली इनर्वेटेड होते हैं. ईच रिसीव करता है डायरेक्ट नर्व सप्लाई. ओके. नेक्स्ट लोकेशन फाउंड होते हैं इन विसरल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन और यूटेरस. इंटेस्टिन्स इन यूटेरस. और ये कहाँ होते हैं, आइरिस और लार्ज एयरवेज में. नेक्स्ट बात करें इसकी तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. तो इसमें होता है स्लो,
कॉमा रिथमिक कॉमा सस्टेन्ड, और इसमें होता है रैपिड प्रिसाइज ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो ये थी सभी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ओके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विसरल सिंगल यूनिट स्मूथ मसल के बारे में, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व फ्लक्चुएशन इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन, स्लो वेव लाइक fluctuations, gradual depolarization and repolarization due to ion channel activity. Next, they do not always reach the threshold to generate action potential. Next, a pacemaker potential, spontaneous depolarization caused by specialized pacemaker cells और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनिशिएटिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एग्जांपल इन इंटरसेंस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो इन्वॉल्व होती है इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साइकिल्स ड्रिवन बाय चेंजेस इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स। इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय कैल्शियम इनफ्लक्स एंड बाइंडिंग टू calmodulin activating myosin light chains, or relaxation mediated by calcium sequestration and activation of myosin light chains phosphatase. नेक्स्ट यूनिक फीचर की बात करें तो लैच मैकेनिज्म अलाउ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन विद मिनिमल एटीपी यूजेस और प्लास्टिसिटी एबिलिटी टू अडेप्ट टू स्ट्रेचिंग विदाउट जनरेटिंग एक्सेसिव टेंशन। नेक्स्ट लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, स्मूथ मसल्स ऑपरेट्स ओवर अ वाइडर रेंज ऑफ द लेंथ देन स्केलेटल मसल्स, रिटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी इवन व्हेन स्ट्रेच सिग्निफिकेंट। समरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस नर्व हार्मोन और स्ट्रेच, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, फिर कैल्शियम बाइंड टू कैल्मोडुलिन, फिर होता है एक्टिवेशन ऑफ एमएलसीके, फिर होता है फोस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन, फिर होता है क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग, फिर होता है कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन की बात करें तो कैल्शियम रिमूवल होता है इसमें सबसे पहले, और वाया एससीआरसीए पंप्स और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज डिक्रीज करते हैं कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेशन ऑफ एमएलसीपी होता है, फिर मायोसिन डीफॉस्फोराइलेशन, फिर लास्ट में होता है रिलैक्सेशन। फंक्शन ऑफ नर्व सप्लाई टू स्मूथ मसल की बात करें तो नर्व सप्लाई स्मूथ मसल इज इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, एएनएस मॉड्यूलेट करता है एक्टिविटी, इट डज नॉट डायरेक्टली इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। फिर होता है एक्साइटेटरी जंक्शन पोटेंशियल, a depolarization potential caused by release of excitatory neurotransmitter, example acetylcholine, norepinephrine। डीनर्वेशन ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी बात करें तो डेफिनेशन होती है डेफिनेशन इसकी होती है इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्मूथ मसल्स टू न्यूरोट्रांसमीटर्स टू और हार्मोन्स फॉलोइंग लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। कॉजेज बात करें तो अब upregulation of receptors or increased sensitivity of existing receptors। Effects of various agents on membrane potential of intestinal smooth muscles की बात करें तो डोपामिन inhibitory effect, hyperpolarizes the membrane, reduces excitability। फिर होता है acetylcholine excitatory effect, depolarizes the membrane, increasing contractibility। आयंस की बात करें तो कैल्शियम एनालिसिस करता है डिपोलराइजेशन, ट्रिगरिंग कॉन्ट्रैक्शन, फिर आता है बेरियम ब्लॉक करता है पोटेशियम चैनल्स लीडिंग टू डिपोलराइजेशन एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, और आता है सोडियम अफेक्ट करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बट इट्स रोल इज सिग्निफिकेंट कंपेयर्ड टू कैल्शियम, ओके। फिर हम कंपैरिजन करेंगे स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ मसल्स में, और उसके बाद ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ा सा टेबल ड्रॉ करते हैं। ये टेबल की साइज कैसे बड़ी करती है ये मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा, शायद ये इतने अच्छे से नहीं हो रहा जितना मैं चाहता हूँ, तो टेबल ही हटा देते हैं। तो सोच रहा हूँ कि हैंड रिटन ही जरा एक मिनट रुकना दोस्तों। थोड़ा रुकना दोस्तों, थोड़ा 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 सा, मतलब अबाउट 2x में चाहिए तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। और बात रही मेरी, तो मैं भी फर्स्ट ही टाइम चैप्टर पढ़ रहा हूँ,
लेकिन मेरे को लगा कि जब पड़ी रही तो यूट्यूब पर मतलब डाल देते हैं, मतलब ऐसा मेरे को लगा, तो मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। और बात करी जाए दोस्तों तो सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। इसे पार्ट्स पार्ट्स में मैंने रिकॉर्ड किया है और सभी में वीडियोज अभी ज्वाइन करूँगा, फिर उसके बाद मैं पोस्ट करूँगा। आपका रिव्यू क्या है मेरे इस पढ़ाने की एक्टिंग में, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ BDS के। तो ज़रा आप मेरे को रिव्यू बताना दोस्तों। ओके, तो मैंने अपना टेबल रेडी कर दिया है और मैं अपने अभी लैपटॉप पर सेंड कर रहा हूँ उसे। अच्छा, तो बहुत टाइम बच गया है दोस्तों हमारा। ओके, तो कंपैरिजन की बात करते हैं फीचर स्केलेटल। तो डायरेक्टली डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा मार्किंग नहीं करते वरना पूरा येलो हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्केलेटल में अटैच होता है टू बोन्स, मूव करता है स्केलेटन को। कार्डियक की बात करें तो हार्ट में फाउंड होता है। स्मूथ की बात करें तो हॉलो ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी न्यूक्लियट स्ट्राइटेड होता है स्केलेटल। कार्डियक मसल यूनियन न्यूक्लियेटेड स्ट्राइटेड और इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। स्मूथ मसल की बात करें तो वो यूनियन न्यूक्लियेटेड और नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। साइज की बात करें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबरस होते हैं और कार्डियक शॉर्टर देन स्केलेटल होते हैं। और स्मूथ मसल स्मॉल स्पिंडल शेप होते हैं। शेप की बात करें तो स्केलेटल सिलेंड्रिकल होती है, कार्डियक ब्रांच इंटरकनेक्टेड होते हैं, स्मूथ स्पिंडल शेप होते हैं। सार्कोमाइजिंग रेटिकुलम की बात करें तो इनमें शारीरिक मसल में वेल डेवलप होते हैं, प्रोवाइड कैल्शियम करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक मसल में मॉडली डेवलप होते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम। और स्मूथ मसल में प्योरली डेवलप होती है, रिलाइज करते हैं हैवीली और एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम। और फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो स्केलेटल में सार्कोमेयर अरेंज होते हैं रेगुलर स्ट्राइएशंस। और कार्डियक में बात करें तो sarcomeres arranged in striations with intercalated discs. Smooth muscle में बात करें तो no sarcomeres, actin and myosin arranged irregularly. ओके, नर्व सप्लाई की बात करें तो स्केलेटल मसल में होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स, वॉलेंट्री होता है। कार्डियक में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इनवॉलेंट्री। और स्मूथ मसल में भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये जो होता है इनवॉलेंट्री। ओके, फिर बात करते हैं कंट्रोल रिदमिसिटी है, वॉलेंट्री नॉन रिदमिक होता है स्केलेटल में। कार्डियक में बात करें तो इनवॉलेंट्री रिदमिक होता है और स्मूथ में भी इनवॉलेंट्री और मे नॉट भी रिदमिक होता है। ब्लड सप्लाई की बात करें ऑक्सीजन कंजम्पशन की तो स्केलेटल मसल में हाई ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन। कार्डियक मसल में हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है, रिचली वस्कुलराइज्ड। स्मूथ मसल्स में लोअर ऑक्सीजन कंजम्पशन बट वेरी एफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो स्केलेटल मसल डीपोलराइज होती है बाय नर्व मसल्स। और कार्डियक मसल्स की बात करें तो मायोजेनिक डीपोलराइजेशन, पेसमेकर एक्टिविटी। स्मूथ मसल की बात करें तो डीपोलर बाय स्ट्रेच हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। रेस्टिंग पोटेंशियल मेंबर की बात करें तो स्केलेटल मसल में स्टेबल होती है -90 मिलीवोल्ट। कार्डियक में भी सेम होती है और स्मूथ मसल्स में अनस्टेबल होती है -60 से -40 तक। ओके, एक्शन पोटेंशियल की बात करी जाए तो स्केलेटल मसल में फास्ट सोडियम ड्रिवन डीपोलराइजेशन होती है, कार्डियक मसल में कैल्शियम सोडियम ड्रिवन डीपोलराइजेशन होती है और स्मूथ मसल में स्लो कैल्शियम ड्रिवन डीपोलराइजेशन होती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करें तो स्केलेटल मसल में शॉर्ट होती है 1 to 2 मिलीसेकेंड्स, कार्डियक में लॉन्ग होती है 2 से 3 से मिलीसेकेंड्स। और स्मूथ मसल में वेरिएबल एंड लॉन्गर देन स्केलेटल मसल्स होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्केलेटल मसल में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, कार्डियक मसल में मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन रिदमिसिटी होती है और स्मूथ मसल में स्लो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैकेनिकल इवेंट्स की बात करें जाए तो स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रैपिड शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट ड्यूरेशन होते हैं और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग एंड स्लो होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मसल ट्वीच की बात करें जाए तो स्केलेटल में 10 से 100 मिलीसेकेंड्स, कार्डियक में 200 से 400 मिलीसेकेंड्स और स्मूथ मसल में 1 से 3 मिलीसेकेंड्स। ओके, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग स्मूथ स्केलेटल मसल्स में ट्रिगर होते हैं बाय नर्व इंपल्सेस एंड एसआर कैल्शियम। और कार्डियक मसल में ट्रिगर होते हैं बाय एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम एंड एसआर कैल्शियम। और स्मूथ मसल में ट्रिगर होते हैं बाय एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम। ऑल और नॉन लॉ की बात करें तो स्केलेटल मसल में अप्लाई टू सिंगल मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल में अप्लाई टू एंटायर हार्ट। और स्मूथ मसल में डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ, ग्रेडिएट रिस्पांस होता है। लेंथ टेंशन रिलेशन की बात करी जाए तो स्केलेटल मसल में ऑपरेट करता है विद इन नैरो रेंज ऑफ लेंथ। कार्डियक में बात करी जाए तो मेंटेन करता है ऑप्टिमल लेंथ फॉर कंट्रैक्शन।
और स्मूथ भी बात करें तो ऑपरेट ओवर द वाइड रेंज ऑफ लेंथ। फिनोमेना फटीग की बात करें तो स्केलेटोमसल फटीग रैपिडली विद प्रोलॉन्ग एक्टिविटी। कार्डियक में रेजिस्टेंट टू फटीग विद रेजिस्टेंट टू फटीग होते हैं हाई एरोबिक मेटाबॉलिज्म। और स्मूथ मसल में बात करें तो हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग होता है लो एनर्जी यूजेज। मेटाबॉलिक प्रोटेबिलिटी की प्रॉपर्टी पे बात करें तो स्केलेटल मसल्स होता है रिलाई करता है ऑन एनोबिक एन सॉरी एरोबिक एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। कार्डियक में प्राइमरी एरोबिक मेटाबॉलिज्म और स्मूथ मसल्स में प्राइमरी एरोबिक बट कैन सस्टेन एनारोबिक प्रोसेस ब्रीफली। एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल हाईली एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। कार्डियक मसल मॉडरेट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और स्मूथ मसल में वेरी एफिशिएंट लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और थैंक यू वेरी मच।